नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही तोरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बजट पे बोलने की बारी राहुल गांधी की थी। विपक्ष के नेता हैं, पिछली बार से अधिक सीटें आए हैं, ओवर एक्साइटेड है और कॉन्फिडेंस में है और कई सारे मुद्दे को उन्होंने गिनाए और कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए जिसमें उन्होंने बीजेपी को आज बुरी तरीके से घेरने की कोशिश करी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनके पिछले भाषण को हाइप किया गया था, उससे बहुत ही ज्यादा संतुलित भाषण आज का था। अगर आज का उनका भाषण देखें तो उन्होंने बीजेपी की सारी गलतियों को बारी बारी से उन्होंने गिनाया है। चाहे बीजेपी के द्वारा अग्निवीर पे किया गया गलती हो, चाहे किसानों के मुद्दे पे किया गया जो उनका 3 काले कानून तो जिसको उनको वापस लेना पड़ा था उसको उन्होंने गिनाया, चाहे उन्होंने जिस तरीके से जातिवाद आरक्षण के और जातिवाद जो जनगणना थी उस पे मोदी जी जो साइलेंट रहे और उन्होंने नीतीश कुमार को उसके ऊपर कमेंट भी किया था, उसको भी उन्होंने याद दिलाया और आज नीतीश कुमार के साथ है, वो भी उन्होंने एक तरीके से जता दिया कि कल तक जिसका विरोध करते थे, हर पॉलिसी का विरोध करते थे, आज आप उसके गोद में बैठे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से मिडिल क्लास के बारे में बोला कि मोदी जी ने सिर्फ आगे से नहीं पीछे से भी छुड़ा बोका है, और ये बात सही है। आज के डेट में मिडिल क्लास जो है वो बीजेपी के शासन में, बीजेपी के बजट में अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। आज हम तमाम इशू को उन्होंने उठाया, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, हर मुद्दे को उन्होंने गिलाया। जहां जहां पे मोदी सरकार फेल थी सबको उन्होंने बताने की कोशिश करी। मुझे लगता है कि जो पिछले भाषण को जो मैंने अभी कहा कि जिस तरीके से हाइप किया गया था उससे बहुत ही बेहतर और संतुलित भाषण आज का था। तो मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं कि ये जो चक्रव्यूह बनाया है मोदी जी ने, जिसमें भारत की जनता को चक्रव्यूह में फंसा दिया है, आज के डेट में अगर कोई अर्जुन है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, ये मानना है इंडिया गठबंधन का और विपक्ष का। आपका क्या कहना है? और उन्होंने कमल का एग्जाम्पल भी दिया और ये भी कहा कि जो ये चक्रव्यूह बनता है उसका शेप कमल का होता है और मोदी जी अपने छाती पे हमेशा कमल का फोटो लेके घूमते हैं। जी नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी की किसी पत्रकार को इतनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पत्रकार का धर्म ये है कि न्यूट्रल रहे तो शायद अच्छा होगा। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं और विकास का कार्य कर रहे हैं। अगर विकास के काम में आपको गिनाने लगे तो कई घंटे बीत जाएंगे। मैं पॉइंट वाइज आपको गिनवा सकता हूँ कि किस प्रकार से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे द्वारा चलाई गई है उसका जिस प्रकार से मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ हुआ है, मिडिल क्लास को लाभ हुआ है, गरीब लोगों को लाभ हुआ है। पहले रुपया घिसता था, अब नहीं घिसता है, अब सीधा पहुंचता है। अब गरीब का विकास होता है, अब किसानों के कर्ज माफ होते हैं। योगी जी की सरकार जब बनी, उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का, लघु एवं सीमांत किसानों का जिस प्रकार से कर्ज माफ किया गया, 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का अभूतपूर्व कार्य योगी जी के द्वारा किया गया, उस विषय को भी देखा जाना चाहिए। और जहां तक केंद्र सरकार का विषय है, हम बैंक खाते खुलवाते हैं, जनधन अकाउंट खुलवाते हैं, और जो इकोनॉमी के ऊपर लंबे चौड़े भाषण दिया करते थे, इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर होते थे, इकोनॉमिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, ये इकोनॉमी के ऊपर बोलते जरूर थे लेकिन खाते तक नहीं खुलवा पाए। ये इनकी सच्चाई है। अविरल जी, ये भाषण नहीं हो रहा है चुनाव का। आप राहुल गांधी के सवालों का जवाब दीजिए, आप भाषण मत दीजिए। यहाँ पे चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है। कौन राहुल गांधी? किस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं? जो राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, जो राहुल गांधी हिंदुओं को नफरत फैलाने वाला बताते हैं, जो राहुल गांधी हिंदुओं को असत्य बोलने वाला बताते हैं, शायद उन्हीं राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं। और अगर उन राहुल गांधी की आप बात कर ही रहे हैं, उनके सवालों का जवाब आप चाहते ही हैं, तो 1975 के आपातकाल के विषय पर कांग्रेस के प्रवक्ता से और राहुल गांधी से जवाब मांग लीजिए। अगर किसी पत्रकार ने, ठीक है, आपके पास फिर आता हूं। जब आपने बोल ही दिया कि कौन राहुल गांधी, तो फिर आपसे और जवाब लेने का तो कोई तर्क बनता नहीं है। राज शर्मा जी, जो अभी अविरल जी ने सवाल उठाए उसका जवाब दीजिए, लेकिन साथ में मेरा एक और सवाल लीजिए। आज जो राहुल गांधी का भाषण था, अगर आप उसका मेन क्रस्ट देखें तो जहां उन्होंने मोदी जी के कमियों को गिनाया है या एनडीए की गठबंधन के सरकार के कमी को गिनाया है, वही उन्होंने एक बात पे जोर दिया है, वो है जातिवाद का पॉलिटिक्स।
मंडल कमंडल को वो वापस लाना चाहते हैं, सिर्फ उसका नाम बदल दिया गया है, एक सेकुलर पॉलिटिक्स और हिंदुत्व पॉलिटिक्स, बट इन ऑफ द डे जो उसका क्रस्ट है, उसके जो पीछे की भावना है, वो मंडल कमंडल ही है। तो जो अविरल जी ने कहा कि कौन राहुल गांधी, और जिस तरीके से उन्होंने आपके राहुल गांधी के भाषण को उन्होंने नकारने की कोशिश करी, उसका जवाब दीजिए और ये बताइए कि क्या देश 21वीं शताब्दी में आने के बाद भी क्या ये जातिवाद पे ही लड़ेगी आपस में? मैं रोहन भाई, मैं सबसे पहले बात कहता हूं कि अविरल की सारी माफी, बड़ा क्षमा बड़ों को चाहिए छोटन के उत्पात। एक 70 साल का बच्चा और ये 30 साल का बच्चा, इन सबको गलतियों की माफी देनी चाहिए। कितनी विडंबना है इस देश की कि जिसको हम आने वाला भविष्य समझते हैं, वही देश को बर्बाद करने की साजिश में अपने आप में लिप्त है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, मुझे आज ज्यादा नहीं बोलना। आप ये बताएं, इधर उधर की बातें करना छोड़ दें। एक तो ये 75 की बातें करते हैं, मुझे यही नहीं पता ये 2014 के बाद के पैदा है, और ये 75 की बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं ही 55 की बात करूं तो डजंट लुक नाइस। सब्जेक्ट पे आते हैं। और एक और बात, जो जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की है, चाहे उन्होंने जिस तरीके से जातीय जनगणना पे बात करी, या जिस तरीके से वो मंडल कमंडल की राजनीति वापस लाना चाहते हैं, आरक्षण पे फिर से उन्होंने एक तरीके का घमासान छेड़ने की कोशिश करी, उस पर जवाब दीजिए। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने जो कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, मैं सोचता हूं इसमें प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत है। और अगर दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो बोले। जैसे आज राहुल जी ने एक बात बोली कि भाई प्रधानमंत्री जी मेरे सामने ना तो टिकेंगे, ना मेरे सामने कभी भी डिबेट कर पाएंगे। मैं दावे के संग कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते, मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा होता तो अलग ही बात होती। और मैं आज भी आपके चैनल पे कहता हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे देश के विपक्ष के नेता से डरता है। मेरे देश का विपक्ष का नेता टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलता। मैं कह रहा, आपको हमें लग रहा कि पक्ष गलत है, हम बोल रहे हैं, उन्हें लगे विपक्ष गलत है, तो प्रधानमंत्री जी जवाब दें। क्या दिक्कत है इस बात में? और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कभी मैंने बालिग समझा ही नहीं, ये सीरियस लेता ही नहीं हूं। एक सवाल ले लीजिए, आपने कहा कि जातीय जनगणना से आपको कभी बालिग समझा ही नहीं, मैंने भी आपको कभी बालिग नहीं समझा। देखिए, पर्सनल माफी है, ये तो माफी है, ये माफी है कहने की, इन्हें छूट है। ठीक है सर, पॉलिटिकल्स पे आते हैं। आपने कहा कि अगर जातीय जनगणना हो तो मोदी जी की इसमें समस्या क्या, अगर है तो वो बोले। मोदी जी को समस्या नहीं है, नेहरू जी को समस्या थी। नेहरू जी ने कहा था कि अगर जाति के आधार पर अगर देश में आरक्षण दिया जाएगा तो देश की आप विकास को रोक देंगे, और उन्होंने इसको पूरी तरीके से नकारा था, रिजेक्ट किया था। आरक्षण के वो बिल्कुल फेवर में नहीं थे। नेहरू जी पे आपका क्या कहना है? मैं एक बात कहता हूं, वक्त का तकादा होता है, समय के संग आदमी बदलता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो डिजिटल इंडिया के गुणगान करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब 1986 में लगभग, अगर मैं गलत ना हूं 1%, जब पहली बार एटीएम का उद्घाटन करने मेरे नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी जा रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी अर्ध नग्न होकर घूम रही थी। वक्त का तकादा है, आज हम डिजिटल इंडिया के कारण ऐसे बोल रहे हैं। तो 1947 और 1952 में और 2024 में बड़ा अंतर है, बड़ा डिफरेंस है। तब नहीं था, ठीक है, मतलब समय के साथ पार्टी के विचारधारा में बदलाव है। श्वेता जी, आज का जो राहुल गांधी का भाषण है उसको मीडिया एक अलग नजरिया से देख रही है, पॉलिटिक्स एक अलग नजरिया से देख रही है, बीजेपी आज भी उनको फिर से लॉन्च किया हुआ नेता के तौर पे देख रही है। आप उनके आज के भाषण को समग्र रूप में, अगर आपको मैं बोलूं कि अगर 30 सेकंड 40 सेकंड में उसको एनालाइज करें तो कैसे करेंगे आप ओवरऑल भाषण को? राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना था मैंने, लगभग 46 मिनट का ये भाषण था और बहुत संतुलित था और बहुत ही शानदार भाषण था। बहुत भाषण शानदार। बहुत ऐसे हमारे देश में नेता हुए हैं जो कि जैसे कहा जा सकता है कि पेट से ही वो नेता पैदा होते हैं, पेट से ही वो वक्ता होते हैं। कोई हास्यास्पद हो लालू यादव की तरह, लेकिन फिर भी वो शानदार वक्ता रहे। या वाजपेयी जी की बात कर लें, या नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छा भाषण देते हैं।
गलतियां छोटी मोटी सबसे होती है, बीच बीच में कोई बोल देता है उस तरह की चीजें, लेकिन उसी को पिकअप करके उसी को आधार बना करके बोलना वो अलग बात होती है। तो उस तौर पर मैं राहुल गांधी को नहीं देखती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से, खास करके जब से वो देश के हर तबके से मिल रहे हैं, वो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, तो उतना उनको मिलना जुलना शुरू से बचपन से तो रहा नहीं कि बाकी नेताओं की तरह वो खुद को स्ट्रांग बना पाए। तो समय के साथ उन्होंने खुद को मजबूत किया है, देश की स्थिति को समझा है, देश के मुद्दों को समझा है, और अब पिछले 2-3 साल से धीरे धीरे उनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। और आज का भाषण उसी का एक समग्र रूप था। कहा जा सकता है कि जो वो देश के हर तबकों से मिले हैं अपने यात्राओं में, पिछले 2 जो यात्राएं उनकी रही हैं, उसका एक निचोड़ आज के उनके भाषण में देखने को मिला, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही चालाकी के ढंग से, ये नहीं था कि सिर्फ जो याद करके आए हैं, जो पेपर में लेके आए हैं, जो पढ़ के आए हैं वही बोल रहे हैं। जब स्पीकर उनको कुछ बोल रहे थे, जैसे कि जब उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया कि 6 लोगों ने वो चक्रव्यूह की बात की कि 6 हाँ जी, हाँ जी, 6 लोगों के चक्रव्यूह की बात की तो थी। हाँ, जब उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है, लिखित में आप लोगों ने ही दिया है कि उसका नाम नहीं लिया जाएगा, तो उन्होंने बहुत चालाकी से, ध्यान दीजिएगा उस भाषण को, ये कहा चालाकी से उन्होंने अडानी अंबानी का नाम भी लिया और कहा कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा। चाहते हैं तो अंबानी, अडानी और एनएसए का नाम मैं भाषण से हटा दूंगा, यानी दोबारा उनका नाम लेते हुए उन्होंने बहुत चालाकी से पूरे देश को उस नाम को सुनवाया। तो बहुत ही अच्छा आज का उनका शानदार भाषण है। ठीक है, खुराना साहब, जो राहुल गांधी को लेके जो मीम्स बनते थे या जो मजाक बनाने की कोशिश की जाती थी, जो उनके प्रति एक भावना था कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, आज का जो उनका भाषण है वो समग्र है, इसको मानना पड़ेगा कि समग्र भाषण था। और जितने भी बीजेपी ने गलतियां करी है या जो हो रहा है उसको उन्होंने इसमें अटेंड करने की कोशिश करी है, और ऐसा भी नहीं था कि वो रटा हुआ भाषण था जैसा कि श्वेता जी कह रही हैं। तो क्या ये एक उभरता हुआ राहुल गांधी का छवि है, उभरता हुआ विपक्ष की छवि है? देखिए, वो राजनेता हैं, राजनेता परिवार से हैं, उनकी जितनी बार उनको चांस मिला है, रीलॉन्चिंग हुई है, उस हिसाब से अगर उनकी एज को मैं देखूं तो अगर किसी सरकारी नौकरी में होते 5 साल बाद तो रिटायर होने लगे। देखिए बात पता क्या है, आप अपना देखिए, एक बहुत बड़े म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप के म्यूजिक के मालिक हैं, उन्होंने अपने भाई को, बेटे को, देवानंद ने, राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को बार बार लॉन्च किया। एक आधी पिक्चर तो उनकी भी चल जाती है। मुद्दा ये नहीं है उसमें सफरर कौन हो रहा है, उसमें सफरर देश हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ उसमें मैच्योरिटी आए, होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर विपक्ष का नेता नीट का सवाल उठाता है, विपक्ष का नेता बेरोजगारी पे सवाल उठाता है, विपक्ष का नेता सीबीआई ईडी के गलत इस्तेमाल पे आवाज उठाता है, अगर विपक्ष का नेता अग्निवीर पे आवाज उठाता है, अगर विपक्ष का नेता मिडिल क्लास को जिस तरीके से इग्नोर किया गया, जिस तरीके से हिंदुओं को नफरत फैलाने वाला बताता है, अगर विपक्ष का नेता हिंदुओं को, तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष अपना काम ना करे? नहीं बिल्कुल करे। देखो मेरी उससे आकांक्षाएं तो ज्यादा हैं, वो ही नहीं खरे उतर रहे ना। समस्या आज का मैंने भाषण को बड़े गौर से देखिए जितने उन्होंने पॉइंट उठाए, आप उसे देश का चिपका रहे हैं, आप लेबल देश का मत, वो उनकी पार्टी का एजेंडा है। आप आज अगर अग्निवीर की बात देखिए, वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने राफेल करके दम निकाल दिया था पार्लियामेंट का, वही हैं पेगागस करके कर दिया था। एक मिनट पार्लियामेंट में खुराना साहब कहाँ बैठ गए यार? एक मिनट कहाँ बैठ गए? उस हिसाब से तो आप प्रधानमंत्री जी तो ओवर एज हो गए। नहीं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। अगर राहुल जी 8 साल बाद रिटायर होते तो प्रधानमंत्री जो ओवर एज हो गए, क्या प्रधानमंत्री जी 48 साल के? यही प्रॉब्लम है, आपको सुनने की आदत डाल गई। जब आप एक पिछलेकर बन के आरएसएस के अंदर आरएसएस का नेकर पहनोगे तो ठीक है। अश्विनी जी आप कैसे देखते हैं आज के भाषण को? एक मिनट मुझे जवाब देना है। नहीं, मेरा नाम लिया है। नहीं, मेरा नाम लिया है। जल्दी अरे हम लिखकर पहन नहीं, इन्होंने एलिगेशन लगाया ना, मुझे जवाब देने का राइट है। ये लिखकर की बात कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेड अंडरवेयर डालते हैं इटली का, ये हमें सिखा रहे हैं। अच्छा, हम तो क्या पहनते हैं? कमाल हो गए। और आपस में ये पर्सनल कमेंट करने से कोई फायदा नहीं। अश्विनी जी आप प्लीज
हाँ, किसी दूसरे को बोलने दीजिए। ठीक है सर, समझ 2 आइए। मिनट। भाषण जो दिया गया है पार्लियामेंट में अपोजिशन के नेता द्वारा, उसमें जो मुद्दे उठाए गए, अग्निवीर अग्निवीर की जो जरूरत है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अग्निवीर की पॉलिसी लागू कर दी। उस पॉलिसी लागू करने के पहले सारे पार्टियों के मेंबर उसमें थे और उसे अप्रूव किए, तब लागू हुआ। आज की डेट में कोई भी देश युवा सैनिक चाहता है ना कि 55 साल 50 साल का बुढ़ा, और वो जो जनरेशन तैयार करी जाएगी ऐसे की जाए। हाँ, ये है कि उनमें जो सरप्लस किए जाएंगे उनके डिप्लॉयमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। अभी मैंने देखा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कई विभागों में उनको रिडिप्लॉयमेंट की अप्रूवल दे, तो ये नहीं कर सकते कि योजना गलत है। साथ साथ में रिजर्व सैनिक जो होते हैं, रिजर्व सैनिक जिसे कहते हैं कि हमेशा ऑन ड्यूटी नहीं रहते, आज के माहौल में जो वार की पोजीशन है और जो रिक्वायरमेंट है, रिजर्व सैनिक की बहुत जरूरत है। तो उसको अश्विनी जी, देख के आपने जो पॉइंट उठाया है ना जी, मैं एक क्रॉस क्वेश्चन ले लीजिए। मैं एक बहुत ही सीनियर आर्मी का इंटरव्यू देख रहा था। मैं आपको गलत नहीं बता रहा, एज ए पत्रकार मेरा कोई अधिकार नहीं है सेना के किसी भी डिसीजन पे उंगली उठाने का, बट मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाह रहा था कि जो भारत में पहले जिस तरीके से आर्मी की ट्रेनिंग होती थी, तो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल का उसका रिगरस ट्रेनिंग होती थी। फिर उसकी लॉयल्टी चेक किया जाता था कि वो देश के प्रति कितना लॉयल है, उसके हिसाब से उसको आर्मी में अलग अलग विंग में भेजा जाता था। आज जब आप 5 साल का ही आर्मी बनाते हैं, उसकी क्या ट्रेनिंग होगी, क्या वो लॉयल होगा इस देश के प्रति, जब उसको पता है कि वो 5 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, बीच में मारा गया तो उसका क्या हाल होगा आपको भी पता है, कोई अंग भंग हो गया तो क्या होगा आपको भी पता है। तो आप इसको भी जरा अपने अपने रिप्लाई में एड्रेस कीजिए, क्योंकि अविरल जी तो कर नहीं पाएंगे, फिर ये चले आएंगे पार्टी पॉलिटिक्स पे। नहीं, मैं उसमें बता रहा हूँ कि जब ये पॉलिसी डिसाइड की गई, सारा तैयार किया गया, अब उन आर्मी वालों को पूछना चाहिए जो आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड होकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या वो अपने जनरल तो अग्री नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने उसमें सारे प्रोविजन किए हुए हैं कि अगर कोई कैजुअलिटी होती तो उनको पेमेंट मिल रहा है। अभी देखे 1 करोड़ 80 लाख दिया, जिसको बोला गया कि उनको कुछ मिले ही नहीं, और बाद में उसी ने मीडिया में कमिटमेंट किया कि 1 करोड़ के आसपास मुझे आ चुका है, मुझे नहीं पता था। तो ये सारे भ्रामक वो हैं। और दूसरी बात रहा कि अब ट्रेनिंग का जो लेवल है पहले जैसा नहीं है, एडवांस ट्रेनिंग है और एडवांस लड़ाई भी है, और इक्विपमेंट भी एडवांस है। ऐसा नहीं कि 303 चलानी है, खींचना है, सफाई करनी है, बहुत सारे इक्विपमेंट, उनकी ट्रेनिंग उनको सब इजी किया गया है। और 60 अगर उनको 10 साल ट्रेनिंग देंगे तो लड़ेंगे कब, उनकी तो लाइफ निकल जाएगी। उस हिसाब से आर्मी ने तैयारी की है, उनकी रिप्लाई भी है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका एक सबसे महत्वपूर्ण जाति जनगणना। वो जाति जनगणना जो है किस लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए या गरीबी खत्म करने? मुझे तो शर्म आती है अश्वनी साहब आपके एक बयान से कि आप कह रहे हो नहीं गलत, आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश से। आपको आप ही का नंबर है राज शर्मा जी, इसके बाद आप ही का नंबर है। अश्विनी जी जल्दी से पूरा जवाब दीजिएगा। उस जाति जनगणना में रिजर्वेशन का कोटा इनको देना है, वो देना तो पहले नहीं करा है, रिजर्वेशन वैसे चल रहा है, कितने लोग हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं। उससे देश जो है अमीर और गरीब का खाई नहीं पटेगी। आप गरीबों की गणना कीजिए, वो जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला उनकी गणना कीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। जाति जनगणना कहती है सबकी जात एक है, चाहे ठाकुर हो, पंडित हो, जो भी हैं, सब में गरीब हैं। आजकल वो हैंड टू माउथ हैं, उनका कौन देखेगा? जाति जनगणना से तो आप एक जात को देखेंगे। अब जो है गरीबी गणना कराइए, गरीबी गणना में एम्प्लॉयमेंट कराइए, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। और कोई पॉइंट है आपके पास? और पॉइंट इनके उसमें शर्मा जी आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए, फिर आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए। आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया, आप चिंता मत कीजिए, हम खुद ही, आपने सर अनम्यूट कर लिया, आप मत अनम्यूट कीजिए, मैं खुद ही म्यूट अनम्यूट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, बोलिए। ठीक है, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं अश्वनी साहब को देश की आर्मी से माफी मांगनी चाहिए। अगर इनका एक शब्द ये कहता है कि देश की आर्मी युवा चाहिए, बूढ़े नहीं,
तो मैं दावा करता हूं कि मुझे डिबेट में भी आप जैसा बुरा नहीं चाहिए। शर्म करिए आप, आपको शर्म आनी चाहिए कि देश की आर्मी को आप बुरा कहते हो, वही प्रधानमंत्री कहते हैं, आप प्रधानमंत्री की लैंग्वेज कहते हो, और उसके बीच में ये आइबरल मलिक उंगली उठाता है, जबकि जानता है कि आइबरल मलिक को कवर आप कर रहे हो। आपको माफी मांगनी चाहिए असवली साहब। देश को युवा आर्मी मेरी युवा ही होती है। आप जैसा बुजुर्ग आदमी टीवी में बोलता है और आप 50 साल को बुजुर्ग कहते हो। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है, बेटा उसका आप एक बार उत्तर दे चुप दीजिए। रहो। अभी तो अपनी रोजी रोटी पे सोचो, मत बोलना। नहीं, मेरा ये टीवी में बढ़कर भी और चीज है। नहीं, अपनी टीवी सोचिए। में गलत मत बोलना। टीवी में बोलने से ज्यादा देश का प्रोडक्टिव बनो। बिल्कुल चुप रहो। ठीक है शर्मा जी प्रश्न नहीं होते। आर्मी को बुरा था, आप उसका साथ दो। शर्म नहीं आती आपको? हमें छोड़िए। जितनी तनख्वाह नहीं पाएगा उतनी पेंशन है। ले एक और बात कहूं, जितनी तुम तनख्वाह नहीं पाओगे, शर्म नहीं आती? हम जमीन सर्वोपरि समझते हैं, हम गरीब ही सर्वोपरि समझते हैं। हम जाहिर आर्मी को बुरा कहते हो। असवली साहब, सॉरी टू से आप दिस इज नॉट द वे। हमारे आर्मी को बुरा कह दो, ये तो बच्चा है। शांत हो जाइए। टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। श्वेता जी, जिस तरीके से बात अब फिर से जातीय जनगणना की बात हो रही है और जिस तरीके से पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, और इस बार के भी चुनाव में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से यूपी में घेराबंदी किया था अखिलेश यादव ने, जो पीडीए के माध्यम से, वहां पे बीजेपी फेल रही थी उसको आइडेंटिफाई करने में, और कांग्रेस और अखिलेश ने बहुत अच्छे से अपने कैडर को, अपने वोट बैंक को एड्रेस किया था। तो अब जो वो पार्लियामेंट में जिस तरीके से इशू उठा रहे हैं, वो अपने पीडीए का जो एजेंडा, इलेक्शन का जो एजेंडा, उसको एकदम एजेंडा को कंप्लीट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए, जिसको जिससे फायदा होता है वो उसका इस्तेमाल करता ही है। चाहे वो बीजेपी रही हो, बीजेपी ने जातिगत जो राजनीति थी उससे थोड़ा सा खुद को ऊपर उठाकर या देश को ऊपर उठाकर धर्म वाली राजनीति की, यानी कि पूरे हिंदुत्व को, पूरे हिंदुओं को एक साथ ले आओ, हर जाति को, उसमें जितने हिंदू हों, और मुस्लिमों को अलग करो, यानी एक धर्म वाली बात उन्होंने की। इससे पहले जो अभी तक की राजनीतिक पार्टियां करती आई थी वो जातिगत राजनीति थी। अभी भी जातिगत राजनीति है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव में जो एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम वाली जो बात की, उसमें थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा। और ये करने का जो काम था वो मुख्य रूप से जो इंडिया गठबंधन था उनके द्वारा किया गया। और चाहे वो साम दाम दंड भेद, राजनीति में सब कुछ जायज होता है और सारी जो तैयारियां होती हैं वो की जाती हैं, सारे हथियार चलाए जाते हैं कि किसी से तो फायदा होगा, तो वो इंडिया गठबंधन ने भी किया। बीजेपी जो कर रही है वो तो करती ही रही है। तो इसमें जैसे कि आज के भाषण में जो हम राहुल गांधी की मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने एक फोटो दिखाई। उन्होंने कहा कि ये हलवा सेरेमनी का फोटो है, जबकि निर्मला सीतारमण जो भी वित्त मंत्री होता है हर साल का, हाँ जी। उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो है वो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, 20-25 ऑफिसर्स जो कि मिलकर के और बजट तैयार करते हैं। उनको एक रूम में बंद कर दिया जाता है, वहीं खाना पानी बहुत दिनों तक दिया जाता है, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई फोन नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत ही गिने चुने लोग वहाँ होते हैं, वित्त मंत्री और बहुत ऊंचे लेवल के जो उससे रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो जाते हैं। तो उस फोटो को दिखा करके उन्होंने कहा कि इसमें देश में जो है 73% जो है वो पिछड़े और दलित हैं, लेकिन इन लोगों में एक भी शख्स उसको रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो थोड़ा सा डेटा उनका गलत गया है, क्योंकि उसमें दो लोग जो है वो एक श्वेता जी उसमें, हाँ जी, उसमें एक SC ST थे और एक OBC थे, वो थोड़ा सा उनका मिस कैलकुलेशन हो गया। हाँ जी, नाम लिया, लेकिन बट इसको आप इग्नोर कर सकती हैं। परसेंटेज क्या है उनका, ये सवाल था कि कितने लोग हैं इसमें, क्या परसेंटेज है, कितने लोग ऊंचे पदों तक जा रहे हैं, कितने लोगों को वहां तक तवज्जो दी जा रही है, जो ऑफिसर ग्रेड है, जो बाकी लोग हैं जिनको टिकट्स दिए जा रहे हैं बाकी। तो वो घुमा फिरा के उनका मकसद बस यही था कि वो जो जाति वाली बात है उसको वो कहीं से भी जाने न दें। जिस तरह से अपने तमाम भाषणों में, बातों में, तथ्यों में, हर जगह वो अंबानी अडानी को नहीं छोड़ते, उनको पकड़े रहते हैं।
इसी पहले आरएसएस को पकड़े रहते थे और आरएसएस के साथ साथ अब अंबानी अडानी को भी पकड़े रहते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने इस बार जो दलित पिछड़े वाली बात है 2024 के इलेक्शन से बाद से इसको भी वो नहीं छोड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो उसको इम्पोज करें। और ये जी श्वेता जी, इसमें एक सवाल बनता है, काउंटर क्वेश्चन एक मेरा छोटा सा आपसे, एज ए जर्नलिस्ट आप मुझे बताइए कि अगर आज उसमें सेक्रेटरी लेवल पे या अगर इस तरीके का असमानता है तो वो तो कोई भी सेक्रेटरी या इस पोस्ट पे 5-10 साल में तो आ नहीं जाता है, वो तो अपने रिटायरमेंट के टाइम पे आता है, यानी कि 60 साल या 55 साल के जॉब के बाद आता है। और अगर आज से 50 साल पहले देखा जाए तो किसकी सरकार थी? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो बिल्कुल आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है और कोई भी सरकार ऐसी दूध की धूली नहीं होती है जो कि बिल्कुल सारे समीकरण एकदम साध के बहुत सही तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उन ऑफिसर्स को लाए या लोगों को टिकट दे या जिस भी तरीके से उनकी बिल्कुल बराबरी की बात करें। दूसरी चीज ये भी है कि इस गवर्नमेंट की अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो इसमें पिछली जो सरकारें रही हैं उनकी तुलना में, यहाँ तक कि मैं पिछले बीजेपी की भी सरकार जो रही है वाजपेयी जी की, उनकी तुलना में भी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, मिंट या किसी पर छपी थी वो रिपोर्ट। तो उसमें ये था कि इन लोगों में हायरार्की बहुत तोड़ी है, चाहे वो आप सेना में बात कर लें या पीएमओ में बात कर लें या इस तरह के जो भी लेवल के जहाँ की बहुत बड़े ऑफिसर्स को लिया जाना चाहिए, जैसे एनएसए की ही बात कर लीजिए, जो उनके हाथ में होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, सब कुछ उनको दे दिया गया है। तो इस तरह से हायरार्की तोड़ करके और एक ऑफिसर जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं उसको ना बढ़ा के उसके नीचे वालों को, जो आपका अपना आदमी है जो आपकी बातों को सुनता है, उसको जो आगे बढ़ाया जाता है, तो इसको एक गलत नीति, एक गलत ट्रेंड साबित करना। ठीक है श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि सेलेक्टिव चल रहा है, सेलेक्टिव लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खुराना साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से। तो आपने मुझे अवसर मिल गया था बोलने का। दूंगा आपको अवसर दिए बगैर सेकंड टर्म में आप दे नहीं रहे अवसर, इसका अर्थ है कि आप किससे प्रभावित हैं क्या? हाँ, मैं बिल्कुल प्रभावित हूँ, मैं इस देश की जनता से प्रभावित हूँ, मैं राहुल गांधी से भी प्रभावित हो गया हूँ, आज फोटो लगाने की सोच रहा हूँ उनका। ठीक है खुराना साहब, जल्दी से। देखिए, ये जो मुद्दे हैं मुझे तो इम्प्रेस करते नहीं है, जो आज बोले गए हैं देश के मुद्दे नहीं है, ये पार्टी के हैं। कैसे बताता हूँ आपको। देखिए ऐसा है, मैं आपने कहा ये देश का मुद्दा नहीं है, अग्निवीर देश का मुद्दा नहीं है, वही बता रहा हूँ ना। क्यों अग्निवीर अगर 85 कंट्रीज में चल रहा है जिसमें ये ऐसे कंपलसरी है कि आपने 2 साल 5 साल का वो लेना है, नाम ही तो दूसरा है। अग्निवीर की तो फैसिलिटी वो सब वही है, सब कुछ वही है। तो वो इसीलिए पेपर लीक नहीं, एक मिनट, एक करके बात करते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय पर क्लियर कर ही दिया, खुराना साहब बता देंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ, बात होनी चाहिए। मैं जितनी भी ये पत्रकार भी बैठी हैं, बड़ी रिस्पेक्टफुली कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस की तो मजबूरी है, 135 साल से उनकी मजबूरी है, उन्हें एक ही धारा में बोलना है। ये जो सेलेक्टिव नैरेटिव है ना, मुझे लग रहा है खुराना साहब पूर्व ग्रह से ग्रसित हो आप। 135 साल से आपको देश को मुद्दा ही नहीं दिख रहा है। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, जो अग्निवीर कह रहे हो वो किस देश में है? 25 लाख 30 लाख 50 लाख जनता वाले देश हैं, ये 140 करोड़ का है। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं जानते हो आर्मी के बारे में, कुछ नहीं जानते हो, आपको नॉलेज जीरो बता नन्नाटा हुआ। हाँ 135 आप पूर्व से डिक्लेयर करता हूँ, आप लल्ला आपको समझा रहा है, वो बोल रहे दिमागी रूप से दिवालिया डिक्लेयर करता हूँ। अभी सुनिए पहले मेरी बात, ये आपकी एक उम्र है, कह सकते हो। अरे सुन तो लो यार, उम्र है, कह सकते हो, आप सुनते ही नहीं हो। मैं कभी गुस्सा नहीं होता। तो ये यार कौन होता है, ये यार कौन होता है? नहीं आप क्या बोल रहे हो खुराना साहब? ये पर्सनल कमेंट ठीक नहीं है। ये देखिए आप नहीं तो कौन बोल रहा है बीच में? ये कूदाबादी कौन कर रहा है? कोई बोल रहा है तो इस तरीके से मैं पिछली बार भी ये बंदा बोला, अब भी ये बंदा बोल रहा है बीच में। 10 सेकंड में अपनी बात पूरा कीजिए, लेकिन किसी पे पर्सनल कमेंट मत कीजिए। बोलिए। नहीं तो बीच में कोई बोलेगा तो मैं कैसे बात पूरी करूंगा? अभी तो आप समय जाया कर रहे हैं ना, बोलिए। नहीं तो जो पॉइंट होगा वही तो बोलूंगा। बोलिए ना। नहीं बोलिए ना, बीच में कोई बोलता है तो आप कुछ कहते नहीं हो। बोलिए ना। मैं काउंटर बोलता हूँ तो आपको याद आ जाती है सारी बातें एंकर के। सुनिए पूरा आरक्षण पे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कांग्रेस देश विरोधी बिहेवियर करती है कई बार। ये जो बैठे हैं ये इनको हाँ बता रहा हूँ, पेशेंस रखिए आप भी। आरक्षण पे
फॉरेन में मैं 2-3 महीने बाहर रहता हूँ, वहाँ डिप्लोमेटिक और सब लोगों से मैं बात करता हूँ। वहाँ पे किसी थे तो इंडियन मूल रूप से, उन्होंने जी वो 40 साल से वहाँ पे हैं, 40 नहीं ज्यादा साल हो गए। तो जी उनसे डिस्कशन हो रही थी उनके ग्रुप से जो वहाँ इंडियंस हैं, तो उन्होंने ये कहा, आरक्षण पे बात हुई। उन्होंने पता क्या बोला कि हमारी कंट्री में एक चीज का तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में एक तो कंसेंसस है कि हम इंडिया में ये जो कास्टिज्म है, इसको जो आज ये बोल रहे हैं जातिगत गणना, रिजर्वेशन, सब कुछ एक ही बात है, उसको प्रमोट करते हैं हमारे दोनों पार्टियां। मैंने कहा जी वो क्यों? कह रहे हैं अगर वहां आरक्षण रहेगा तो ब्रेन ड्रिल होगा, एस्केपिस्ट होंगे, सब यहाँ आएंगे, यहाँ क्रीम आती है। देखिए उन्होंने अपनी कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कही है, इसीलिए मैंने जो बात कही है कि बार बार जाति 70-75 साल ठीक की है। आपको यहाँ पे मैं जाति याद आ रही है। यहाँ पे ठीक है, समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूंगा। इसलिए मैं डिफर करूंगा कि जो हमारे देश के क्रीम मेंटालिटी है ना, जब बच्चा 10वीं में आता है तो 10वीं से रिलेटेड, जो 10वीं में तेज बच्चा होता है ना, वो 10वीं से रिलेटेड कई सारे आर्मी के और नेवी के एग्जाम से उसमें पास करके वहां चला जाता है। 10+2 के बाद जो क्रीम बच्चे होते हैं ना, वो आईआईटी करके और कहीं कहीं पे सेट हो जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जो क्रीम बच्चे होते हैं ना, वो आईपीएस आईएएस ये सब बन के सेट हो जाते हैं। जो कूड़ा बचते हैं ना, जिनके बाप के पास पैसा होता है, वही उनको ठूस के विदेश के रोहित, किसी का इस प्रकार से आप अपमान नहीं कर सकते हैं। हमें आपकी बात आपको नहीं, रोहित जी मेरा के शब्द हार्ड है। इसमें आपका और हमारा सोच अलग हो सकता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अश्विनी जी। आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया, उसके बाद आपसे मैं आ रहा हूँ। ये नहीं ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। सीक्वेंस है, सबको दूसरी बार मौका मिल रहा है, तो अश्विनी जी को पहले में आता आपने जानबूझकर चेंज किया है। सर मैं आता हूँ। रोहित जी आपने बात ठीक, सवाल पहले अश्विनी जी बोल ले, फिर मैं अश्विनी जी 2 सेकंड लूंगा आपकी इजाजत। बोलिए। आपने जो बात कही है मैं एग्री हूँ कि वो ऐसे मैनेजमेंट कोटे से वहां पैसे से दिया जाता है, पर उनके पीछे जो जितने भी आईपीएस वगैरह हैं, इनके बच्चे, राजनेताओं के बच्चे बाहर इसीलिए जाते हैं कि वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जात बिरादरी से वहां पे। तो वहां पे कोई भी आदमी विदेश जो जाता है ना, वो कहीं से भी इसलिए नहीं जाता कि उसको बराबर रोजगार का मौका मिलेगा। गोरे कभी भी आज तक इंडियंस को और पाकिस्तानी को और काले को आज तक समान ट्रीट नहीं किए हैं, कुत्ता से बदतर मानते हैं। सिर्फ इतना ही है कि आप वहां पे जाके इंडिया से एक बेहतर लाइफ स्टाइल जीते हैं, पोल्यूशन कम है, भीड़ कम है, ये सब बातें। चलिए इस पे हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे सर। अश्विनी जी आपका अभी आपने कहा कि आरक्षण से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आरक्षण के बाद, एम्प्लॉयमेंट के बाद भी आरक्षण है, प्रमोशन में आरक्षण है, और जनरल कैटेगरी जो है वो 30 साल बाद प्रमोशन पा रही हैं। ये 5 साल 8 साल में आगे बढ़ जाते हैं, और इससे क्या होता है, जो पहले उनके साथ बैच में आए हुए हैं उनके अंदर कुंठा होती है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो सरकार को आरक्षण नौकरी तक दे दें, पढ़ाई तक दे दें, सारी चीजें ठीक है, लेकिन जब सर्विस में आ जाते हैं तो इक्वल काम करते हैं, इक्वल एक्सपीरियंस होता है, तो उसमें आरक्षण का कहाँ से मुद्दा उठ जाता है? वो भी उसी कैडर में चले और उनको भी प्रमोशन उसी हिसाब से। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे देना, वो तो उनके मूल राइट से हनन होता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राहुल गांधी के भाषण में कोई बात है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर आरक्षण रहेगा तो देश विकास नहीं करेगा, क्योंकि आरक्षण के बच्चे जो होंगे उस क्वालिफिकेशन, उस माइंड के नहीं होंगे, वो सात बुद्धि वाले नहीं होंगे, तो वो जो है देश उतना ग्रोथ नहीं करेगा जितना करना चाहिए, क्योंकि अश्विनी जी 10 सेकंड में आज जो राहुल गांधी ने भाषण दिया है, जिसपे आज हमारा डिस्कशन हो रहा है, उस पे कोई आपका टिप्पणी है? उनके किसी भी लाइन पे, किसी भी बात पे, किसी भी गेस्चर पे है कोई टिप्पणी? नहीं, उसमें देखिए उनके गेस्चर पे नहीं है, उनके जो स्कीम है, उनका अभी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो एक फिक्स एजेंडे पे है, वो उस पार्टी के मैनिफेस्टो से आगे और पीछे डिबेट नहीं हो रहे हैं।
जो इलेक्शन में थे वही आज पार्लियामेंट में भी थे, उसमें कोई खास अंतर नहीं था। तो पार्लियामेंट में अब आए कि प्रैक्टिकल में हम देश को क्या देंगे वो नहीं कर पा रहे हैं। केवल एक है, अभी भी इलेक्शन मोड पे ही भाषण और स्कीमें मांगी जा रही हैं। ये मेन उसमें वो है, थोड़ा उसको मॉडिफाई करके अब प्रैक्टिकल में आए। ठीक है अविरल जी, बार बार आप उंगली उठा रहे थे, पहले तो जो आप बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा, वरना फिर आप इधर से उधर भटक जाइएगा, फिर आपको समय नहीं मिल बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए यहाँ जातीय जनगणना की बात चल रही थी, तो ये जातियों के मुद्दे पर काफी बोलना चाहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। ये 2 या 3 जातियों के नाम लेते हैं, उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा। बस 2 या 3 जातियों के नाम आप केवल बताइए। आप बता देंगे, केवल बता दीजिए आप पहले। नहीं मतलब क्या जाति के नाम बताओ, पहले क्वेश्चन तो क्लियर नहीं, करो। 2-3 जातियों पहले के ये नाम तो समझो बताइए कि ना। क्वेश्चन के लिए जाति का कौन सी नाम बताओ, जाति? मतलब क्वेश्चन तो बताइए ना, कौन से जाति का नाम बताएं, आप भी बताइए ना। भारत में तो उसके बाद यार क्वेश्चन तो क्लियर हो। अब रोहित जी आप रुकिए, मैं इनकी मेंटेलिटी जानना चाह रहा हूँ। असल में बेटा मैं इनकी मेंटेलिटी क्या मेंटेलिटी जानना जानोगे? चाहता हूँ, किन इट्स टू जातियों की ये अर्ली बात करना चाहते टू हैं। गेट द मेंटेलिटी। ये अभी असल बहुत में जल्दी हिंदू बेटा, जातियों की ऐसे केवल क्या? बात करेंगे। नहीं, अगर हिंदू अच्छा एक जातियों की मिनट आप बात करते हैं, आजा 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 आ जाओ। क्या तुम मेरे से बड़े हिंदू हो? बोलो। पंडित राज शर्मा आप सर्टिफिकेट कितनी देते हो पूजा क्या? करते हो? बोलो आप एक मिनट, सर्टिफिकेट चैलेंज देते हो क्या? मंत्र बोलो। आपके कार्यालय अरे का आज पंजीकरण सोमवार है, कराना पड़ता है। सोमवार का मंत्र बोलो, शिव जी का मंत्र बोल बोलो बोलो। अपने आका से पूछो, फोनो फ्रेंड फैसिलिटी है, पूछो। आज का मंत्र बोलो, आज का बीज मंत्र बोलो, पूरे वार का, सोम मंगल बुध शनि का बीज मंत्र बोलो। मुझे बस सिखाना हिंदुत्व, ब्राह्मण हूं, मुझे सिखाओगे? आता हूँ शर्मा जी, इसके बताओ। बाद आपका आज का ही बीज turn है। मंत्र बोले नहीं। अब वो गूगल पे सर्च करने लगे, उनका यही है, गूगल पे तुरंत सर्च करने मैं लगते हैं। गूगल पर सर्च नहीं करता हूँ, ना ही मैं बता रहा हूँ। और मुझे इनके नहीं, सुन लीजिए, मुझे इनके दफ्तर में पंजीकरण भी नहीं कराना। इनका दफ्तर इन्हें मुबारक है। और जिस तरीके से मंत्र पूछ रहे हैं, ये जाएं और मंत्रों का अध्ययन करें, माला का जाप करें। हम अपने घर में अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इनसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इनसे मैं सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा मेरा हूँ। आज विनम्र निवेदन है, बस एक विनम्र निवेदन। आज सोमवार है, शिव जी का है, ओम नमः शिवाय। इसका सही तरीके से उच्चारण करके बताओ, मान जाऊंगा हिंदू हो। सही तरीके से उच्चारण। और आपके बीजेपी के बड़े नेता को चैलेंज है, ओम नमः शिवाय मैं करूंगा। अरे इसका एग्जीबिशन कर दूंगा, बताओ ओम नमः शिवाय उच्चारण कैसे करते? लल्ला हो, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहूंगा ओम नमः शिवाय। इसको कैसे बोलना है बता दो। अविरल जी, पहले आप ये काम करते थे, दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ताओं का ध्यान आकर्षित करते थे, उनको कहीं और डेविएट कर देते थे। आज आप डेविएट हो रहे हैं। जब आपसे राहुल गांधी के भाषण पे बात किया जा रहा है, तो आप उस पे अड़े रहे ना, अड़े रहिए। आप बताइए, फिर आप बोलते हैं कि आपको मौका नहीं दिया जाता है, मैं कांग्रेस के फेवर में, कांग्रेस वालों से पैसा लिया है। आपको मालूम होगा नहीं है। जी, देखिए जातीय संतुलन बनाने की बात करते हैं, तो केवल इन्हें हिंदुओं की जातियां नजर आती हैं, इन्हें मुसलमानों की जातियां नजर नहीं आती हैं। ना ये पठान की बात करेंगे, ना ये रिजवी की बात करेंगे, ना शेख की बात करेंगे, ना सिद्दीकी की बात करेंगे, ना खान की बात करेंगे, ना मिर्जा की बात करेंगे। क्यों नहीं करते हैं आखिर ये? शर्मा जी क्या शर्म आती है? क्यों नहीं करते हैं आप? अविरल जी, मुसलमानों की जातियों पर करिए ना बात। अविरल जी, अब ये बताइए कि एमएसपी क्यों नहीं आ रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा लोगों को, अग्निवीर कब हटेगा, ये बताइए। बोल दिया आपको जो बोलना था, आपने अपना एजेंडा पूरा कर लिया। अब आप यही काट के आप डाल लेंगे, अपना वायरल करेंगे, ठीक है, आपने अपना काम कर लिया। अब हमारा भी काम कर दीजिए, हमारे भी सवाल का जवाब दे दीजिए। जी नहीं, आप अपना काट कर वायरल करिएगा। जो शुरू में आपने राहुल गांधी की तारीफ की है, उसको आप वायरल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है। राज शर्मा जी, जो अविरल जी सवाल उठा रहे हैं, चलिए उसी को ले लेते हैं। हालांकि आउट ऑफ द ट्रैक है हमारे सब्जेक्ट से आज का, लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने भी इस विषय को उठाया है, तो जातिवाद की जब आप बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, अगर आप इसकी बात करते हैं, तो ये भी तो समानता की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा 15 घंटा पढ़ के कोई एग्जाम करता है और कोई बच्चा 15 मिनट में भी वो एग्जाम
कर लेता है, तो आप इसको बराबरी मानते हैं? नहीं, देखिए मैं बता दूंगा। पहली बात तो क्या है कि मैं प्रवक्ता होने के पहले इस देश का नागरिक हूं और प्रोडक्टिव नागरिक। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पहली बात तो यह है कि जिसको जितनी नॉलेज है उसको वही पद मिलना चाहिए। मुस्लिम ओबीसी मुझे में अगर 4 मैं लोगों के 100 नाम बता दीजिए। अरे मुस्लिम बेटा ओबीसी चुप में रहा कौन करो, कौन आते हैं? कभी चुप भी रह नहीं, लिया करो। बताइए ना। इतना बोलते, बताइए ना, अरे घर में भी चुप रहते हो मुस्लिम नहीं ओबीसी रहते हो? कौन है? अच्छा तो घर पहले में चुप बताइए। रहते हो नहीं रहते हो? मुस्लिमों की जातियां एक तो मैं बताइए। बताऊं रोहन भाई, नहीं ये बताएंगे ये नाबालिग लोग। ये प्रवक्ताओं केवल को कम हिंदुओं बोला की हुआ है। जातियां बताएंगे। ये देखो मुसलमानों देखो, की जातियां नहीं इन्हें यही बताएंगे। नहीं पता कि सीनियर व्यक्ति बोल रहा है। इन्हें यही नहीं पता होता कि सीनियर व्यक्ति बोल रहा अरे है। थोड़ा अंसारी चुप की हो बात जाओ। करिए। इनका इनका अंसारी भविष्य की बात अंधकार है करिए। बस। ठीक है, शर्मा जी कंटिन्यू कीजिए। अरे शर्मा जी थोड़ा, कंटिन्यू कीजिए। अरे बोलने तो दे। एक सिर्फ तुम्हारा बोलिए, प्रधानमंत्री आपकी जो आवाज मेरे आ रही देश का प्रधानमंत्री है, वो नेता वहां नहीं, गला तो पकड़ तो लेता है, बदतमीजी तुम करने से मेरा कुछ नहीं पकड़ होगा। लेते हो यार। अच्छा ये बताओ, सुधरोगे नहीं सुधरोगे? मुझे जी, एक बोलिए, सवाल का बोलिए, जवाब बोलिए। दे दो फिर। हाँ, नहीं, बोलिए मैं एक आप। बात कहना चाह रहा हूँ। प्रयास कर रहे हैं। आप सुधर जाओ तो। अविरल जी आज सबसे ज्यादा आपने बोला यार, प्लीज रुक तो जाओ आप, स्टे हो जाओ आप। हाँ ठीक है शर्मा जी, जल्दी से गूगल देख लो थोड़ा, गूगल ओम नमः शिवाय कैसे बोलते हैं ये बता दो। आज यही ठीक है। यही आपकी चेकिंग है। अपने आप नेता को कंप्लीट बोलो, अपने नेता को बोलो, ओम नमः शिवाय कैसे बोलते हैं? अरे सनातनी धर्म को धोखे में रखते हो, शर्म नहीं आती आपको? क्या हो तुम? बोलो हनुमान जी का बीज मंत्र बोलो, बुद्ध भगवान का बोलिए, बोलो बृहस्पति का बोलिए, शुक्र का ठीक है। बोलिए, शनि का बोलो, अपने बोलो सर्टिफिकेट को शनि अपने शनि जेब में देवता का रखिए। बोलो, बोलो बोलो हिंदुओं को बोलो बोलो। आतंकवादी बताने वाले हमें बेटा। ज्ञान देंगे। ये हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले हमें ज्ञान देंगे। साहब जल्दी से बोलिए, खुराना साहब। खुराना साहब, देखिए मैं फिर टॉपिक पे आता हूँ। ये पॉलिटिकल इनको चलने दो, इनका काम है। देखिए आज का जो भाषण है उसमें मैं फिर दोबारा आऊंगा कि जो पार्लियामेंट में जाति गणना ये बोले गया, मुझे याद है मैं 70 समथिंग की बात कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी के समय। मेरी उम्र 62 साल है। मैंने ये सब चीजें देखी हैं। ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब जात पे भी पात पे भी सिर्फ तब लगेगी मोहर हाथ पे। अब ठीक है। देखो जो पार्टी पहले जात और पात की ठीक है। बात नहीं करती थी, तो आज देखो। आज का समय यही समाप्त होता है, क्योंकि ये एपिसोड डेन पे भी जाता है तो हमें समय का भी लिमिट देखना होगा, वरना वहां पे प्रोग्राम बीच में ही कट जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। श्वेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राज शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अविरल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे जाएं, सवाल देश का विद रोहित रोहन, और उसको भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू, नमस्कार।